अजीत कुशवाहा, आप देख रहे हैं न्यूज़ डीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डीएनए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, अपने जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे दिए गए चैनल पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7007596909। फिर से दोहराना चाहेंगे, हमारा नंबर है 7007596909। इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। हमारे बीच में लगभग सारे लोग इसी तरह की विराज हैं। हम सब लोग मिलकर के सारे अतिथियों का अपना और मुख्य अतिथि का एक बार तालियों से जोड़ा। साथियों, हमारे बीच में इस हाल में बैठे हैं हम लोग। इस हाल के इस पूरे प्रतिष्ठान के अधीन है हम लोगों के बीच के माननीय मुकेश कुमार मौर्य जी आए हुए हमारे बीच में, उनका स्वागत करेंगे। और सत्येंद्र जी उनको सम्राट अशोक की लाट भेंट करेंगे, भेंट करके आपका स्वागत करेंगे। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में साथियों गौशाली के पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंजीत कुशवाहा जी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। रामदास कुशवाहा जी है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वो भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अगले वक्ता के रूप में हम लोग के बीच में आगे अतिथि के रूप में हम लोग की विशेष अतिथि माननीय सुषमा मौर्य है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए और आदि आबादी का प्रतिनिधित्व आप करती है। लेकिन देश का विषय है कि आज हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि यहाँ पर आदि आबादी रहे, लेकिन जो है बरसात के चलते बहुत सारी माताएं बहनें नहीं आ पाई। इसलिए जो है आपको उस पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर सुषमा मौर्य सभा में आपका स्वागत और अभिनंदन के साथ आप कुछ बातें रखें। माननीय सुषमा मौर्य। आज इस बनारस की पावन धरती पर हमारे सम्राट अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे समाज से है, और ये गौरव हम लोगों को प्राप्त है कि उनको सिर्फ भारत में पूरा विश्व जानता है, इसलिए वो महान कहलाए। और इस पावन धरती पे माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और हमारे सभी के आदरणीय, हमारे सभी के मार्गदर्शक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को मेरा चरण वंदन और मंच पर उपस्थित मेरे सभी मान्यवर आप सभी को दिल की गहराइयों से स्वागत और नमस्कार। और आप सभी अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, आप सभी का दिल से स्वागत। मैं चाहता नहीं मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूंगी, रोकेगा नहीं, क्योंकि महिलाओं की तरफ से मुझे बोलने का आज मौका दिया गया है। तो हम आज यहाँ से कुछ चीजें जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोग उस महान शासक के परिवार के सदस्य हैं। हमारी पीढ़ियां बदल गई, पर आज भी अगर हम कहीं की इतिहास उठाकर पढ़े तो सबसे अच्छा शासन मौर्यों का रहा है। और उसमें अगर आप उन्हें अगर उठा कर देखें तो
मौर्य साम्राज्य के शासनों में बने हैं। मतलब उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया था, चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई थी, पशुओं के लिए चिकित्सालय बनाए गए थे, महिलाओं को उनको सम्मान से जीने का अधिकार दिया था। पर अगर आज आप देखें इस शासन सत्ता की कुर्सियों पे तो लोग बदलते चले गए हैं, लेकिन यही जो बनारस की धरती पर, जो पावन धरती पर अगर हमको कुछ साल पहले सुनने में मिला कि हमको माँ गंगा ने बुलाया, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ, और बनारस की धरती की गति पूरा देश भुगत रहा है, और ये गति के सामने हमको पता चुका है, माँ गंगा ने बुलाया और बेटे ने सबको डुबाया। ये हमको समझना पड़ेगा, हमारे बच्चों का भविष्य बदलने में बाबूजी ने वो एहसास मुझे कराया कि ये लड़ाई हमारी अपनी नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की है। हम लोग देश बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं देश की ओबीसी की जो हमारी जो हम मेजर कम्युनिटी है, और हमको नेतृत्व करने के लिए कुर्सी की तरफ जाना है। हमको ये नहीं भूलना है कि इसी कोरोना में हम नरसंहार हुए, हमारे ही लोगों को किस तरीके से दफना दिया गया, हमको भूलना नहीं है। और इसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं का किस तरीके से चीर धारण किया गया, अगर वो आप लोग भूल गए तो बनारस की पावन धरती को आप ही लोग मुक्त नहीं कर पाओगे। माँ गंगा के पापी बेटे थे, ये आपको अगर मैं कुछ बात ज्यादा बोला हो, क्योंकि लगानी को जिस तरीके के हालात देश में बने हैं, महिलाओं के अत्याचार हो रहा, हमको चीजों से बहुत दुख होता है। तो मुझे यही 2-3 बातें कही थी कि बनारस की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से आप लोग काम लीजिए कि हमको योगी की विदाई करनी है और मोदी की विदाई करनी है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की गति पूरा देश भुगत रहा है। मैं चाहूंगी कि जब तक योगी की विदाई नहीं आप कहिएगा तब तक कोई विदाई नहीं। तो बोलिए जब तक योगी की विदाई नहीं, जब तक योगी की विदाई नहीं। जय भारत। माननीय ज्ञान प्रकाश मौर्य जो पूर्व राष्ट्रीय सूचना आयोग है, हम लोगों के बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आए अपनी बातें रखें। माननीय ज्ञान प्रकाश मौर्य। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक सैनिक कुर्बान महासभा के इस काशी की धरती पर आयोजन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य कुर्बान सैनिक का इतिहास बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और यही नहीं, जिसका कि भगवान बुद्ध जी के धर्मोपदेश के कारण पूरे भारत में बल्कि विश्व में भाईचारा, बंधुत्व तथा एकता एवं समानता फैली हुई है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके पौत्र सम्राट अशोक के कारण यह देश पूरे विश्व में एक गौरवशाली इतिहास तथा गौरवशाली देश के रूप में जाना जाता है। आज हम लोग उसी की कड़ी में अपने इतिहास को जाने, अपने इतिहास को पहचाने तथा एक बार जो आज हम लोगों के जो गौरवशाली इतिहास इतना मान रहा है, लेकिन आज हम लोगों की स्थिति क्या है, इस पर मनन करने के लिए ऐसी सभा का आयोजन किया गया है। हम लोग जानते हैं कि आज नहीं, जब देश के आजाद होने के पहले से 1910 से हम लोग बड़ी अवकाशी महासभा बनाते हुए चले आ रहे हैं। और मांग केवल यही नहीं है कि हमारी सामाजिक एकता, हमारी सांस्कृतिक एकता में हमें एक अच्छा दर्जा प्राप्त हो, यही के लिए मांग उस समय हम अंग्रेजों से करते रहे हैं। लेकिन आप देखिए उस समय हमारे जो कुशवाहा, साधु सैनिक और यादव तथा कोई समाज ये एक गठजोड़ होकर जहाँ पर ये था कि मुझे भी राजनीतिक सत्ता चाहिए, उस समय 1924 में एक संस्था बनाई गई जिसमें कि सरदार जगदेव सिंह यादव तथा चौधरी रघुनंदन सिंह और डॉक्टर सुखपूजन सिंह जैसे व्यक्ति मिलकर इस संघ को बनाए और उनका मूल मकसद सत्ता की प्राप्ति तथा सामाजिक में जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास थे और साथ ही साथ जो सामंत तथा उच्च वर्गों का आतंक था, उसको समाप्त करने के लिए ऐसे संगठन का निर्माण किया।
और लेकिन आप देखिए कि आजादी के बाद भी हमारे तरह तरह के संगठन बने। इस संगठन का उद्देश्य केवल यही रहा है कि कहीं न कहीं हम लोग अपने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना और अपनी एक पहचान को बनाए रखना। और जो इस संगठन में जुड़कर लोग काम करते रहे हैं, उनका एक कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा है कि वो राजनीतिक रूप में अपने को स्थापित करना, ये रहा है। लेकिन साथियों, जो चीज हम लोगों को करना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, वो राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, यदि सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो आप जानते हैं कि बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद जी, जो उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस का हुकूमत था और उन्होंने उसको परिवर्तन करने का काम किया। और यही नहीं, उसके बाद से लगातार आपने देखा है कि कुशवाहा गोविंद यादव लगातार शासन सत्ता में अपने स्थान स्थापित करने के लिए काम किए हैं और मौलाना हमेशा कुशवाहा और गोविंद के साथ लगातार चला है। आपने देखा है यदि बिहार में राजद की सरकार लालू यादव बने हैं या नीतीश जी बने हैं तो कहीं न कहीं उनमें कुशवाहा साथ बहुत बड़ा योगदान रहा। और आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, जब भी शासन सत्ता आई है तो बिना कुशवाहा साथ के कारण, बिना सहयोग से नहीं आई है। इसलिए आप सोचना है कि कब तक हम लोग पीछे चलते रहेंगे? क्या इसी तरह हम लोग दूसरों के पीछे पीछे चलते रहेंगे? हो सकता है कहीं न कहीं आपको ये रहा हो कि शायद उत्तर प्रदेश में नेतृत्व का अभाव रहा है, लेकिन आपको अब जो सूखा था वो सूखा खत्म हो गया है। आज हम लोगों के बीच में एक ऐसे नौकरी तथा सब चीज से संपन्न और जो कि शासन सत्ता को चलाए हैं और संगठन को चलाए हैं, ऐसे हमें एक नेता के रूप में परम आदरणीय मिले हैं। और यही नहीं, और हम लोग उनके नेतृत्व में चलते हैं तो विश्वास करिए, जो हमारा चाहते हैं कि हम लोग राजनीतिक सत्ता में सर्वोच्च शिखर पर जाएं तो हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भाइयों, इसको करेंगे कैसे आप? इसको करेंगे कैसे आप जब हमारी बात को कहीं कोई जो है पहुंचाने वाला नहीं है? चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कहीं ये बात कोई पहुंचाने वाला नहीं है। वास्तव में आप चाहते हैं कि हम उस शिखर पर पहुंचे तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक माउ मीडिया है। माउ मीडिया है, जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप अपनी बात को आप सब तक पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार आपको बोलना होगा। जनता पार्टी माननीय बाबू जी कुशवाहा जी के जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके विचारों को हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। समय बहुत नहीं है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि शासन सत्ता पर पहुंचना है भाई, तो कहना चाहते हैं कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो, उसको आप जगाओ, उसको हम जगा दें, उसको आप जगाओ, उसको हम जगा दें। जनता पार्टी के नीतियों को, हमारे बाबू जी के विचारों को जन तक पहुंचा दें। निश्चित है कि आपका मेरा विधान है और आने वाला समय भी आपका है। बस आप इन बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए जय संविधान। देवरिया जनपद से आए हैं हमारे माननीय दीनानाथ कुशवाहा जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी बातें संक्षेप में रखेंगे। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बाबू कुशवाहा जी, मैं उस पावन धरती पर अपनी तरफ से, अपनी जनता देवरिया की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे किसी में 16 विशिष्ट अतिथि हैं और सबका नाम लेंगे तो 16 मिनट कैसे लग जाए। मेरे मित्रों साथियों, कहा गया है कि लालू से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कविता। आपने जो मेहनत किया है, जो प्रयास किया है, जो परिश्रम किया है, उसका प्रतिफल जो है दिखाई दे रहा है। माननीय बाबू कुशवाहा जी की सोच है कि जिस घर में बिजली नहीं है उस घर में हम बिजली दें, प्रकाश दें। मेरे प्रताप घर का एक गाँव है और उस गाँव में एक घर में बिजली है, 4 घर अंधेरा है।
जो बाबू सिंह कुशवाहा की सोच है वो अतिथि बाबू राम कुशवाहा जी को भी प्रणाम करता हूँ और उनका चरण स्पर्श करता हूँ कि ऐसे मीटिंग का आयोजन किया जो खुलकर हम लोग ने बात को कर सके। पीछे हम लोग देखेंगे मुड़ करके तो हमारा इतिहास बहुत अच्छा रहा है। 4 भगवान इस देश के हुए, इसमें एक महात्मा बुद्ध हम लोग के भगवान हुए। जहाँ तक राजाओं की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा, अशोक सम्राट जैसा महाराजा और बलवानों की बात करें तो अल्लाह की धरती हम लोग का है। और हमारे बीच में अमर शहीद जगदेव बाबू जैसा आदमी पैदा हुआ, जिन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोधित है, 90 भाग हमारा है। संत नारायण स्वामी जी जो प्रातः आप बिहार से आए हुए हैं, आप हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि हैं, आप अपनी बातें रखें। माननीय संत नारायण स्वामी जी। अंतर्राष्ट्रीय शाक्य मौर्य सैनिक कुशवाहा महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के भविष्य पूर्व मंत्री, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, सासाराम जो 6 तल्ला भव्य भवन है जो मानव कल्याण में लगा हुआ है, उसके अध्यक्ष राम सिंह अधिवक्ता जी, बिहार के प्रसिद्ध चिकित्सक, अन्य सभी सम्मानित एवं आदरणीय भाइयों, दोस्तों, सज्जनों एवं देवियों, बिहार में हम लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए भी किया और आज अंतर्राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा के इस सम्मेलन में हम बाबू सिंह कुशवाहा जी को वहां देखना चाहते हैं, लखनऊ के गद्दी पर हम देखना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ। इस स्वतंत्र नेतृत्व ही आपको सब कुछ दे सकता है और सब नेतृत्व कभी इसी आशा विश्वास के साथ कि वो कहीं पीर पर्वत या विशेष निकलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा नाम करना मेरा मतलब नहीं, कोशिश करिए समाज की सुंदरती बढ़ानी चाहिए। अपने विचार आप करिए और नेतृत्व के पीछे खड़िए। विचार करना है आपकी बात के प्रयास से नमस्कार। आपको ये सबक खाकर जाना होगा, ये मन कर जाना होगा। आने वाले 2022 के चुनाव में अगर हमारी पूर्व बहुमत की सरकार न भी बन पाए तो बिना हमारे उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार न बन पाए, इन बातों के साथ संदेश में बोलता हूँ। आए हुए सभी साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जनता। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या लोगों के साथ जब भी वो उठा है उसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि उनकी हिम्मत और दाद का जितना भी कम होगा, जिन्होंने हिम्मत का चलने की हिम्मत किया, आज तक कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को साथ देना पड़ेगा तन मन धन से। लगे सरकार का चाहते हैं कि अगर हमारा लखनऊ में मुख्यमंत्री बने, माननीय मुख्यमंत्री की गिरफ्तार बने तो उनके लिए हम लोग को सभी तरीके से बहुत रहना पड़ेगा। कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए मजबूती से हमारा एक लक्ष्य होगा, जिसके लिए कर सकते हैं। नजर लक्ष्य पर थी, नजर लक्ष्य पर थी, ये और समझते रहे। हवाओं में पूरा जोर लगा दिया, फिर भी चिराग जलते रहे। जो आप चिराग हैं, जो आज जल गए यहाँ पे लगे हुए इनके साथ में। मैं इतना कहूंगा कि हम लोग जिस तरह से हमारा समाज का
एक एक आदमी जितने लोग बैठे हैं, अगर पीछे बात सत्ता में अगर हम लोग का बहुमत वोट नहीं जाता तो भाजपा का मुख्यमंत्री जी को देखा हम लोगों ने बनाया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया और हम लोगों ने वोट किया। गलत जगह सही जगह बहुत गड़बड़ बढ़ी सही कहा ना, लेकिन हुआ क्या केवल अपमानित। हम लोग को डिप्टी सीएम बना के केवल दिया गया, कोई सत्ता नहीं मिली। वही हाल हुआ जैसे आज केंद्र में हुआ, वही आज यूपी में हुआ। आज लोग कहते हैं कि जब नहीं मिलता है कहते भाई कुछ लोग समाज के लोग, हम लोग क्या करें, हमें तो बोलना नहीं आता न चलना आता है। हम लोग समाज के आगे लोग सेवक के रूप में काम करते हैं, जहाँ मिलता है वहाँ चलते हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि अपने समाज के नाते और सभी भाइयों से जितने लोग आए भाई लोग देख रहे हैं, कई बार बहुत मजबूरी से काम कर रहे हैं, अपने युवा साथियों से निवेदन करेंगे अगर चाहते हैं अपना घर बनाना, चाहते हैं अपना शासन बनाना, मिट गई ना बिहार में पार्टी थी इसका नाम था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, वह पार्टी विलय हो गया। अगर आप लोग से नहीं हुआ आपका घर कभी नहीं मांगेगा, अगर आप भीख मांगेंगे टिकट मिलेगा नहीं। वहाँ जाते हैं दिल्ली में देखता हूँ बड़े बड़े लोग जाते हैं टिकट दिलवा दो, मिलता क्या है? आज आपको जहाँ मिल रहा है वहाँ लेने के लिए भी आप लड़ने को तैयार नहीं हो, तो आपको लड़ने के लिए कह रहा भाई बार मैंने एक दिन की बात दिल्ली में मैंने मंत्री जी को बुलाया था, वहाँ बड़े बड़े लोग थे, बात भी उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आप लोग के स्वाभिमान के लिए करना चाहता हूँ, आपका सम्मान के लिए चाहता हूँ, जो मुझे मिला था वो मिल गया। शायद मंत्री जी ने यही कहा था याद हो तो ये अगर हम लोग का स्वाभिमान सम्मान दिलाए तो हम लोग एकजुट होकर इसके लिए लड़ना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा। पार्टी के साथ में नहीं हो रही, समाज के नाते आप समाज के पार्टी का घर बना रहे हैं, वह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार हाथ जाके सोचिए, जो चाहते हैं कि महीने लेवल सरकार के लेवल को सुधार कितना हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। हाथ जाके आपको सब चाहते हैं कि हमारा लखनऊ में मुख्यमंत्री बनने के लिए आज से अभी से सब शपथ लीजिए कि हम लोग रोज कम से कम 4 करोड़ कन्विंस करें। अगर 4 कन्विंस किया तो चुनाव तक क्षेत्र में परिवर्तन हमें करता है। साल मैं लखनऊ में आज से 4 महीने बाद में लाखों की भीड़ लखनऊ में काफी और आज उसी दिन सत्ता दो और अब उसको मंत्री दो, सत्ता दो मोदी दो सैनिक दो, यह कार्यक्रम हम लोग मंत्री जी है आज ही इनसे आदेश मिले। हम लोग इसी कार्यक्रम का रूप में लखनऊ में आज से 4-5 महीने बाद कम से कम 50,000 के लाख का भीड़ लखनऊ में मीटिंग करेंगे और केवल सत्ता के लिए बहुत दिन तक समाज लड़ाया। समाज का क्या है, मैं राष्ट्रीय प्रधानमंत्री तक डिजाइन किया, लोग पूछे अध्यक्ष है कौन सुनता है, एक तहसीलदार सुनता है क्या, एक लेखपाल सुनता है क्या, कोई बता दे समाज का काम करने वाला सुनता है किसी ने भाई नहीं सुनता तो उसके क्या होगा, राजनीतिक भागीदारी लेना पड़ेगा, राजनीतिक भागीदारी लेंगे। आज अपने समाज के लोग किसी को निंदा है, किसी का पोस्टिंग हो पा रहा है, कितने जिलाधिकारी हैं, कितने पुलिस अधीक्षक हैं जिनको आज एक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? मंत्री जी ने एक बार कहा था सिलसिलन हम इनके भाषण हम लोग सुनना है और उनके साथ सुनेंगे। मैं इसी के साथ में कहूँगा जय भारत, जय स्वतंत्रता। किसी को खौफ नहीं, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन है मानी जी की बातें आप लोग शांति से सुनेंगे। मैं अपने बाबू जी कुशवाहा जिंदाबाद, गांधी जी संघर्ष करो, गांधी जी संघर्ष करो। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबका नाम इसलिए व्यक्तिगत तौर पर नहीं ले रहा हूँ कि काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैं क्षमा मांगते हुए सम्मानित मंच के सदस्य अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आज के सम्मेलन में आए हुए हमारे सभी सम्मानित साथियों, मास्टर की कि अगर देश के गरीब को, कमजोर को, पिछड़े को, दलित को, अधीनस्थ को, चाहे मौर्य समाज है, कुशवाहा समाज है, चाहे सैनिक है, चाहे माई है, अगर इनको हर सुविधा दिलाना है, अगर उनको चाहते कि इनको उनके बच्चों को
जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले तो हमें राजनीति निश्चित रूप से करनी है। उन्होंने 3 साल पहले ये तय किया। मुझे उन्होंने बताया कि मेरे साथ में नेपाल के, म्यांमार के, श्रीलंका के कई देश के साथी जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा का गठन किया है। नेपाल के माननीय सांसद जी को आना था। आते वक्त परसों उन्होंने टेस्ट कराया और वो कोरोना पॉजिटिव लेकर आया। उनका फोन आया मुझे कि मैं आना तो चाहता था, मेरी तबीयत भी ठीक है, लेकिन मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव की कहती है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। इसलिए वो नहीं आए। बहुत सारे साथी जो आना चाहते थे इस महामारी की वजह से इस सम्मेलन में नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी इतने मौसम खराब होने के बाद हमारे जो उत्तर प्रदेश के साथी हैं, बनारस के अगल बगल के साथी, बनारस मंडल, मिर्जापुर मंडल, आजमगढ़ और इलाहाबाद के साथी हमारे इतनी बड़ी संख्या में आए, उनके लिए मैं अपनी तरफ से और उपेंद्र जी की तरफ से जो हमारे मेहमान मंच में बैठे हैं उनकी सबकी तरफ से आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मेरी बातें तो आपकी सबकी सुनी हुई है। मैं ऐसे वही बातें कहता हूँ जो लगभग 5 साल से 8 साल से कहता चला रहा हूँ। हमारे कुशवाहा महासभा के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सुषमा जी भी बैठे हैं। उससे भी मेरी बहुत बार राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा हुई और तो अगर वो भी सहमत हुए कि हमें राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय है। ऐसे मौके पर हम लोग ये अधिवेशन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सोचने के लिए, विचार करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, कौन से रास्ते पर हमें चलना है, जिससे हमारा ही हो सके, हमारे बच्चों का ही हो सके। जब मैं हाल देखने आया, इस साल आती है, भगवान बुद्धा की भी रहती है, संत कबीर की भी रहती है, रविदास की भी रहती है और काशी भी है, भगवान शिव की भी रहती है। जब मैं इस व्यापार केंद्र में जब मैं घुसा कर, तो जब पहले गेट पर घुसा मैं, जहाँ से प्रवेश करते हैं तो भगवान बुद्धा की मूर्ति थी। जब भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखा और प्रणाम किया और भगवान बुद्धा के जो आस्थानीय भाग उनके हुए दोनों तरफ, एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 4, मैंने उनको पढ़ा। बनारस में आज बैठे हैं, सारनाथ में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आप सब लोग भगवान बुद्धा के आस्थानीय मार्ग के बारे में जानते हैं। भगवान बुद्धा हमारे मन में घर के जब दरवाजे तक पहुँचते हैं तो रहते हैं, और जब घर के अंदर पहुँचते हैं तो जो हमारी गृहिणी है, जो हमारी माँ कहती है, वो कहती है कि बुद्धा को बाहर रखो, अभी बुद्धा को अंदर लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी जो हम सारनाथ में हैं, उस सारनाथ को और भारत देश को अगर याद करता है कोई, तो भगवान बुद्धा की वजह से याद है। और ये भी मानने की जरूरत है, जहाँ हम बुद्धा को याद करते हैं, तहाँ हमें कबीर को भी याद रखना जरूरी है, संत रविदास को भी याद करना जरूरी है। और अगर हम संत रविदास को, कबीर को, वो बुद्धा को याद करते हैं, तो शंकर भगवान से हमारा कोई दोष नहीं होना चाहिए, उन्हें भी हम याद करते हैं। अगर हम एक भी महापुरुष को ठीक से जान लेते हैं तो दूसरे को जानने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर हम एक को जान लिया तो हम सब को जान लिया। सब वही पहुंचे हैं जहाँ एक पहुंचे हैं, सबके पहुंचने का रास्ता अलग अलग है।
कोई बुद्धा के मार्ग पर चल के पहुंचा, कोई महावीर के रास्ते चला, कोई कबीर के रास्ते चला, कोई रविदास के रास्ते चला। और जब आप मिलकर के पहुंचे तो आपका भी रास्ता अलग होगा। वो रास्ता सिर्फ उनके लिए था, वो आपके लिए नहीं। हर व्यक्ति जो पहुंचता है उसका रास्ता, उसका मार्ग एक अलग होता है। तो आज जब हम सारनाथ में बुद्धा को, कबीर को, रविदास को, भगवान शंकर को याद करते हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की हमें कोशिश करना है। कोई भी परमात्मा, कोई भी ईश्वर ये कभी नहीं कहता कि आप अपने कर्तव्य का पालन न करें। कोई भी महापुरुष ये कभी नहीं कहता है कि आप विश्वास में रहें। कोई भी महापुरुष ये नहीं कहता है कि आप अपने और अपने बच्चों के हक या अधिकारों की रक्षा न करें। अगर आप इस धरती में आए हैं और गृहस्थ आश्रम में हैं, आपको जीवन जीना है तो आपको अपने और अपने बच्चों के बारे में, उसके दुख तकलीफ के बारे में, उसके भविष्य के बारे में एक अच्छे माँ बाप होने के नाते उसके बारे में सोचना आपकी जरूरत है। और जो माँ बाप के नहीं सोचते वो अच्छे माँ बाप नहीं हो सकते। इसलिए हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन कैसे दे सकते हैं, इस बारे में चिंता हमारी आपकी सबकी होना चाहिए। जब मैं कभी आपसे राजीव की बात करता हूँ तो मैं इसलिए कभी नहीं करता कि मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, इसलिए मैं राजीव की बात करता हूँ। मैंने बहुत बार आप लोगों के बीच में कहा है कि मैं सोच का मतलब था, मैं था जैसे आप लोग बैठे बैनर के नीचे, मैं यही तस्वीर में रहना चाहता। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं राजीव के झंडे पे ऊपर। इसलिए जब मैं इस मंच पे मैंने आना शुरू किया, कि मैंने सोचना शुरू किया, जैसे सूर्य जी कह रहे थे कि अगर पुलिस पर स्थान देती है तो इस पैदल की जब मैं शिविर देता हूँ तो थानेदार तो नहीं सुनता है, कप्तान नहीं सुनता है, कलेक्टर नहीं सुनता है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है। जब शुरुआत हुई हम लोगों की, हमारे समाजवादी पार्टी के थे, एक यादव जी ने हमारे साथी के प्लाट में कब्जा कर लिया। थोड़े थोड़े विधायक जी के पास भी गए, हमें भी गुमान था कि हमारा एमएलए है। विधायक जी ने पानी वाली पिलानी, बताइए क्या बात है, अभी देखते हैं किसने कब्जा किया। हमने कहा था यादव जी ने किया। उसने कहा अच्छा अंदर आ जाओ। अंदर बैठा था, धीरे से बोलो। देखो यार, मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ और यादव जी ने कब्जा कर लिया है, इसी तरह से बना लो। और अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तो फिर अगली बार मेरा टिकट कट जाएगा, समाजवादी पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे कि मुझे टिकट देते हैं। इसलिए बना लो किसी तरह से। फिर गुस्सा आया कि चलिए ये नहीं सुनता है, अगली बार इसको हराएंगे, दूसरे को बनाएंगे, अगली बार बीजेपी का बनाया हमने। और इतिहास से पहले जिससे झगड़ा होता है। और जब पहुंचे विधायक जी के पास तो विधायक जी ने कहा कि मैं अभी फोन करता हूँ थाने, अभी मेरे जीवन को कहता हूँ जमीन के नाम देगा, लगवा देगा, और थाने में कहता हूँ फोन भी चला जाएगा, चिंता मत करो। किससे झगड़ा हो गया? पार्टी जी से। तो विधायक जी थोड़ा चुप हो गए। उन्होंने कहा यार कि किसी और से होगी तो यार बात दूसरी होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, समझो मुझे टिकट नहीं मिलेगा कि पार्टी में तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। यार
थोड़ा समझे आप उसे बना रहा है। तो मैंने समझा कि राजनीति में जो पावर है, ताकत है। 46 साल तक जब मैं 36 साल का था तो पहली बार मिनिस्टर बना, और जब मैं 41 साल का दूसरी बार मिनिस्टर बना, और 46 साल का हुआ मैं जेल चला गया, और जब मैं 50 साल का हुआ तो मैं छूटा 4 साल बाद। मैं भारत का पहला आदमी हूँ जिसको मात्र टाइम 4 साल सरकार ने दिया रखा, किसी को ऐसा रखा नहीं किया सरकार। चलो इस मुद्दे को थोड़ा छोड़ते हैं, भावुक होता है मन। लेकिन जब मैं जेल में था तो मैं सारी चीजों को सोचता था, समझता था कि आखिर कहाँ भूल है, कहाँ झूठ है। हम कोशिश तो करते हैं, काम तो करते हैं, चाहते हैं हमारे लोग भी आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, लेकिन कहाँ झूठ होती है, कहाँ भूल होती है। राजनीति में ताकत तो है, पावर तो है, लेकिन कहाँ है ये जानने की जरूरत है। जाते जाते मुझे समय लगा, और जब से मैंने जाना तो उस बात को मैं पालों की तरह आप लोग के बीच में कहता दूंगा। जब से मैं निकला जेल से, हर अधिकार लेना है तो राजनीति के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैंने बहुत करीब से देखा है, समझा है, जाना है। मैंने वहां तक पहुंच करके नजदीक रह करके मैंने देखा है कि अगर जय समाज से रहना है तो हमें राजनीति में जाना पड़ेगा। जिस समाज की, जिन वर्गों की राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होती, भागीदारी नहीं होती, उस समाज धीरे धीरे गुलाम और लाचार होकर चला जाता है। मैं जब निकल करके आया, जब संपर्क यात्रा की मैंने शुरुआत की तो भी बातों को मैंने कही। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के बीच में ये बात कहनी चाहिए। मैंने 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में, मैं 18 कमिश्नरी में जाकर के मैंने पढ़े लिखे जो लोगों ने सर्वे थे उससे मैंने बात की। आप ऐसा मत समझो कि हमारे माँ बाप बहुत मजबूत थे या दौलत वाले थे, या हमारा बेटा बहुत होशियार है इसलिए हम दोनों सर्विस हो गए। यहाँ तक पहुँचाने में हमसे पहले बहुत महापुरुषों का हाथ, महात्मा फुले हैं, छत्रपति महाराज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, पेरियार हैं, ललित यादव हैं, राम स्वरूप वर्मा हैं, शंकराचार्य हैं, शंकराम जी हैं, कृष्णा मुंडा है, इंदिराबाई भोजरा है। यहाँ तक हमें पहुँचाने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, तब तक यहाँ तक हम लोग पहुँचे। महात्मा फुले ने मुझे माता सावित्रीबाई फुले ने मुझे तो पढ़ने का राइट नहीं होता, और जब पढ़ने का राइट नहीं होता तो हम पढ़ने के अधिकार कैसे बने। जब महात्मा फुले थे अंग्रेजों की सरकार जो कहते थे कि अंग्रेज को जायज बात को मानते, और उस समय की सरकार जो अंग्रेजों की जेल में महात्मा फुले ने पढ़ाई के लिए आंदोलन किया, और उस समय की सरकार जैसे आपकी सरकार किसानों की बात नहीं मान रही, अगर उस समय की सरकार अंग्रेजों की महात्मा फुले को 4 लाख मार के बंद कर देती कि हम नहीं देते मेरा कि आपको पढ़ने का। अगर राजनीति जरूरी नहीं है तो वो लोग क्यों करते हैं, आपको थोड़ा सोचना। और राजनीति जागरूकता का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी एमएलए एमपी का टिकट ले ले और एमएलए एमपी बन जाए। राजनीतिक जागरूकता का मतलब है कि अगर आप जागरूक रहेंगे, आपको ये पता रहेगा कि मैं जिसको चुनने जा रहा हूँ इससे मेरे और मेरे बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। ये आदमी जो जीत के जाएगा ये देश के बारे में अच्छा सोचेगा, देश के बारे में तभी अच्छा सोचेगा जब इन देश के बच्चों के, रोजगार बच्चों के बारे में सोचेगा, किसान के बारे में सोचेगा, मजदूर के बारे में सोचेगा, तब ये देश के बारे में सोचेगा। तो कभी आपसे गलत फैसला नहीं। जब किसान को ये पता होगा कि जिसको मैं चुनने जा रहा हूँ
यही पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठ करके यही तय करेगा कि खाद सस्ती होगी कि महंगी होगी। यही तय करेगा कि मुझे कर्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही तय करेगा कि मैंने कर्ज लिया है तो दे पाऊंगा तो माफ, न दे पाऊंगा तो माफ करेगा कि नहीं करेगा। जब ये पता होगा किसान से तो उससे गलत फैसला होगा, उससे सही फैसला। जो बच्चे को पढ़ाना चाहता है, जब उसे पता होगा कि यही तय करेगा लोकसभा में और असेंबली में बैठ करके कि फ्री शिक्षा देना है या महंगी शिक्षा देना है या शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर में देना है, जब हमको ये पता होगा तो हमसे गलत फैसला नहीं होगा। जब हमारे नौजवान बच्चे को जो 18 साल का हो गया है या होने वाला है, जब उसे ये पता होगा कि जिसको मैं वोट देके चुनने वाला हूँ यही मेरे लिए रोजगार उपलब्ध कराएगा, यही मेरे भविष्य के बारे में सोचेगा, तो उससे वो गलत फैसला नहीं होगा। जब सरकारी कर्मचारी को ये पता होगा कि जिसको मैं वोट देकर के जिताने वाला हूँ यही मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, यही हमारे वेतन के बारे में सोचेगा, यही हमारी तरक्की के बारे में सोचेगा, तो उससे भी गलत काम नहीं होगा। इसलिए राजनीतिक जागरूकता हर व्यक्ति में होनी चाहिए। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनको देखिए, उनका 15 साल का बच्चा भी जब आपको रिजर्वेशन की बात आती है तो आपके बच्चों को रिजर्वेशन न मिले, सरकारी नौकरी न मिले, वो झंडा लेके आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन जिसको मिलना है पहले तो पता नहीं, और अगर पता है तो हमारे डर के वो खड़ा नहीं होता, वो नहीं पाता। आज नीट की रिजर्वेशन आपका खत्म हो गया। जो मेडिकल की परीक्षा होती है नीट की, जो विधायक जी बता रहे थे, आरक्षण खत्म हो गया, पिछली बार पूरा खत्म हो गया। SC ST का बच्चा है, बाकी सब जनरल है, ओबीसी का रिजर्वेशन जो 27% का था वो खत्म हो गया। सरकार ने खत्म कर दिया, उसे नहीं चिंता है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि बैकवर्ड क्लास के लोग नाराज हो जाएंगे। उन्हें पता है कि वो देश के खातिर, चाहे माता के खातिर, भगवान के खातिर, हिंदू मुसलमान के झगड़ा के खातिर, उनको पता है कि वो उनके साथ है। क्या जरूरत है नौकरी को उनके बच्चे को? क्या जरूरी है उनके बच्चे को डॉक्टर बनाने की? हम बोल भी नहीं रहे, हम मुंह भी नहीं खोल रहे, हमें बुरा नहीं लगता। हमारे अगर अधिकार छीन लिए जाते हैं हम उस पर कोई आवाज भी नहीं उठाते, घर में बैठ कर भी चर्चा नहीं करते। हम सोचते हैं कि उसका जिम्मेवार कोई और है, उसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, उसके जिम्मेवार हम लोग। ये अधिकार हमने दिया है उनको वोट देकर, वो आश्वस्त है, उन्हें भरोसा है कि ये लोग फिर दोबारा होंगे। यहाँ का अधिकार कानून बनाने का, हमारे बच्चों का हक अधिकार छीनने का राइट हमने दिया है, और ये तभी ठीक होगा जब हम ठीक हो जाए। हम अगर ये सोचे कि हम उनको ठीक करके, उनको भला बुरा कह करके हम अपना भविष्य ठीक करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करेंगे, तो नहीं ठीक होगा। हमको खुद ठीक होना होगा। अगर हम ठीक हो जाए, हम अपने विचार बदलें, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, उन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन की हमारी एक गति है जो हमको गुलाम बनाती है और उनको मालिक बनाती है। वो एक गति है हमारी वोट देने की। जब हम उनको वोट देते हैं, चाहे भगवान के नाम पर दीजिए, चाहे गाय माता के नाम पर दीजिए, चाहे पाकिस्तान के बम मारने के नाम पर दीजिए, वोट दीजिए। जब आप वोट दे देते हैं, वोट लेकर के जीत करके वो राजा बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, आप गुलाम बन जाते हैं। और अगर आप ये गलती है ठीक कर लीजिए, वोट उनको न देकर के उनको भी ले लीजिए, अपना भी वोट ले लीजिए, तो आप मालिक बन जाइए, वो गुलाम बन जाइए। 72 सालों से गलती होती है, और जब तक ये गलती होती है आप देश का गुलाम बनते रहेंगे, वो मालिक बनते रहेंगे। तो जितनी एक गलती ठीक हो जाएगी, तो फिर दोबारा से कभी उस बात को समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं राजनीतिक आदमी हूँ, इसलिए मैं राजनीति की बात नहीं करता। मैंने जो जाना है, जो मैंने समझा है कि अगर हमें अपने बच्चों का हक शिक्षा देना है, इज्जत सम्मान से देश में जीना,
तो हम राजनीति में भागीदारी देनी, लेकिन कौन सी राजनीति में भागीदारी देनी? तो मैंने पहले पूछा, मैं भी कंफ्यूज था और आज हम सब कंफ्यूज हैं। हम जातिवाद करना तो सीखे, जातिवादी भी है, लेकिन कौन सा जातिवाद हमें करना है ये अभी सोचने का समझ नहीं आता। एक जातिवाद वो होता है जिससे जाति का फायदा होता है, एक जातिवाद वो होता है कि जाति का नुकसान होता है। हमारा जातिवाद कुछ ऐसा है, अधिकांश जो बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं, अधिकांश उनका जातिवाद ऐसा है कि जातिवाद करने से जाति का फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा। जातिवाद थोड़ा सीखा है, यादव समाज के लोगों ने सीखा है, उन्हें जातिवाद करना आता है। शुरू कास्ट में यादव समाज के लोगों ने सीखा है थोड़ा जातिवाद करना। और अगर मैं कहूँ आप लोगों के व्यक्ति भाषा में, तो आप ये कहेंगे कि वो थोड़ा कम जागरूक है, हम ज्यादा जागरूक है, इसलिए हम ज्यादा जानते हैं, वो कम जानते हैं। यादव जी थोड़ा कम जागरूक थे, इसलिए उन्होंने जातिवाद करना ठीक से सीख लिया और यहाँ तक पहुंच गए। और हम लोग इतने जागरूक हैं कि हम हर गांव में, हर घर में, हर कस्बे में, हमारे संगठन में हमारी पार्टियां हैं, हमारे नेता हैं, और दिन भर मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, लोग पहुंचते कहीं, सालों चलते हैं लेकिन पहुंच नहीं मिलता। क्यों नहीं पहुंच पाते? आज हमने संगठन बनाया, पार्टी खड़ी की, कल हमारा रिश्तेदार एक खड़ा हो गया दूसरी पार्टी से, तो हमने कहा कि यार भाई हमारा रिश्तेदार की बात आ गया, इसको देख लेते हैं, फिर अगली बार देखें। नजर भी करते हैं। पिछली गवर्नमेंट में कहे लोगों ने किसान 80 पे 58 हो गए। पिछली सरकार ने कहा कि लोक सेवा आयोग का, लोक सेवा आयोग का इलाहाबाद का रिजल्ट आया और लोगों ने कहा कि साहब देखा बैकवर्ड के नाम पर हमने सरकार बनाई, 80 पे 58 तो हो गए, वही लोग हो गए, हर थाने में वही लोग दिखाई पड़ते हैं, और लोग के पोस के गाली दे के घर बैठ जाते। क्यों हो जाते हैं ये क्यों नहीं सोचते? कैसे हो जाते हैं ये क्यों नहीं सोचते? अगर हम ये सोच लें कि कैसे हो गए, क्यों हो गए, तो उससे हमें कुछ सीख मिले। हर चीज से हमें कुछ सीखने की जरूरत है। अगर हम ये सीख लेते कि समाजवादी पार्टी की सरकार उन्होंने बनाई, किस क्षेत्र में कौन कैंडिडेट था, किस जाति का था, ये नहीं देखा उन्होंने, ये देखा समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन है, और सबने वोट दिया। और जब सत्ता में पहुंचे तो उनके 80 पे 58 तब उनका हर थाने में दरोगा दिखाई पड़ता है, हर थाने में आधे पुलिस वाले दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही ना कि जो जातिवाद हम करते हैं उससे आपका जातिवाद तो ऐसा है कि भाई मौर्य जी लड़ जाए कांग्रेस पार्टी से, और कोई आपकी अपनी पार्टी हो उससे लड़ जाए कोई राजभर, तो आप कहोगे पार्टी की बात छोड़ो यार, तो कांग्रेस का मौर्य है उससे जिता। फिर दूसरी जगह जाओगे तो यार पार्टी छोड़ो यार, अगर इस बार बीजेपी का आ गया है यहाँ से, अपनी पार्टी से तो कोई दूसरा आया है, तो यार यहाँ बीजेपी का दिखा। आपका जातिवाद ये है और उनका जातिवाद ये नहीं है। कैंडिडेट कौन है इससे नहीं है, जातिवाद वो भी करते हैं, जातिवाद आप भी करते हैं, लेकिन वो ऊपर का जातिवाद करते हैं, आप नीचे का जातिवाद। आप लड़ाई करते हैं, वो मुख्यमंत्री की लड़ाई करते हैं। और मैंने बहुत सारे एमएलए को देखा है, बहुत सारे मंत्रियों को देखा है। लखनऊ में पहुंचने के बाद इसकी कितनी हैसियत होती है ये मैंने बहुत तकलीफ से देखा है। जिस दिन तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पावर कहाँ है, ताकत कहाँ है,
तब तक कभी उठा नहीं। इसलिए हम गरीब कमजोर लोग हैं, पिछले समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जिनकी दशा एक जैसी है, जिनके लिए हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने समय समय पर संघर्ष किया। जब तक हम सबको इकट्ठा करके एक झंडे के नीचे नहीं करते तब तक हमें हक अधिकार मिलने वाला नहीं। लेकिन इस 7 सालों में हमें खतरा नजर आता है। एक ही पर्पज, एक ही मकसद है, वोट। चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर दे दो, चाहे भारत पाकिस्तान के नाम पर दे दो, चाहे सत्यनारायण की कथा सुनने के नाम पर दे दो, चाहे भगवान का धर्म बनाने के नाम पर दे दो, वोट दे दो। एक ही मुद्दा है, वोट। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ कि खूब पूजा प्रतिष्ठा करो, खूब चारो धाम जाओ, सब कुछ करो, लेकिन बस वोट मत दो। बस अरे चुनाव मेरे के नाम मांगे, फिर देखो तस्वीर बदलती है कि नहीं। सब कुछ करो लेकिन वोट मत दो। वोट अपने बच्चे के हित में दो, अपने हित में दो, अपनी सुरक्षा के नाम पर। भगवान सबका मालिक है, भगवान सबका घर बनाता है। हम आदमी इंसान साधारण उसका घर नहीं बना सकते। अपने घर बनाने के बारे में सोचो, अपने बच्चे के रोजगार के बारे में सोचो, जो आपके और आपके बच्चों के बारे में सोचो। अगर हम किसान हैं तो हमारे खाद के बारे में सोचे, पानी के बारे में सोचे, बिजली के बारे में सोचे। अगर हम मजदूर हैं तो हमारी हिफाजत के, हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में, हमारी रोजगारी के बारे में सोचे। अगर हमारे बच्चे हैं तो उनके रोजगार के बारे में सोचे। ऐसे करते वोट। और जिस दिन ऐसा सोचना शुरू कर दो वो दिन हिंदू मुसलमान के दंगे बंद हो जाएंगे, ये आतंकवादी पैदा होना बंद हो जाएगा। और जब तक आप वोट आतंकवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पे देते रहेंगे, आतंकवादी पैदा होते रहेंगे। और जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे आतंकवादी हो जाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है आतंकवादी चले जाते हैं। जैसे किसी प्रदेश में चुनाव आएगा आतंकवादी आ जाते हैं, और जैसे खत्म हो जाता है तो सरकार को कह देती है कि जाओ भाई बात खत्म। इसलिए हम राष्ट्रवादी हैं, हमारा भी देश है, हम भी देश की उन्नति चाहते हैं, हम भी देश की प्रोग्रेस चाहते हैं। लेकिन देश की उन्नति तभी होगी जब आपकी उन्नति होगी, आपके बच्चे की उन्नति होगी। और आप सब गरीब रहेंगे तो देश उन्नति नहीं कर सकता। आपको सबको हमको मिला के देश बनता है, हमको अलग करके देश नहीं बनता है। जो लोग ये कहते हैं कि अपनी छोड़ो, देश के बारे में सोचो, थोड़ा उसको रुक करके सोचा करो, देश कैसे अमीर हो जाएगा? अगर हम गरीब रहेंगे तो देश कैसे अमीर हो जाएगा? देश में हम रहते हैं, आप भी रहते हैं, तभी तो देश है। कोई ऐसा देश सुनियो जिसमें आदमी ना हो, तो देश का कोई नाम बताने वाला मिलेगा? तो जब आप ठीक होंगे, आप उन्नति करेंगे तो देश उन्नति करेगा। आप सोचते हैं कि हम अलग, देश अलग, तो आप लग जाते हैं कि अपनी छोड़ है, देश के बारे में सोचते। और जब देश के बारे में सोचते हैं आप, तो उनके बारे में सोचते हैं, अपनी छोड़ देते हैं, तो वो पहुंच जाते हैं राजपाट। और एक भाई हिंदू राष्ट्रवाद तो है ही है कि भाई हम बीजेपी के हैं तभी हम राष्ट्रवादी है, अगर हम बीजेपी के नहीं है तो हम राष्ट्रवादी। तो देश में मुसलमान भी है, सिख भी है, बौद्धिस्ट भी है, जैनी भी है, क्रिश्चियन भी है, और सब राष्ट्रवादी है। खाली एक मजहब के लोग राष्ट्रवादी नहीं, सब लोग राष्ट्रवादी हैं, सबको राष्ट्र की चिंता है। हम तो चाहते हैं कि असली राष्ट्रवादी वो है जो देश के संविधान पर भरोसा रखता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है उस पर भरोसा रखता है। असली राष्ट्रवादी वो है जो लोकसभा में, विधानसभा में चुन के गए हैं, कि जो संविधान पर भरोसा रखते हैं, संविधान की शपथ लेकर के, संविधान पर भरोसा लेकर के एमपी एमएलए बने, लेकिन संविधान की वो बात नहीं करते। वो कैसे असली राष्ट्रवादी हो सकते? असली राष्ट्रवाद वो होगा जो संविधान में सबको अधिकार दिए गए, देश के वीकर सेक्शन को, गरीब को, दलित को, पिछड़े, उसको लागू करें, उस
पर भरोसा करते हैं, और वो राष्ट्रवादी कभी नहीं हो सकता जो देश के संविधान पर भरोसा करते हैं। इसलिए आपको सबको संविधान के बारे में भी जानना चाहिए। संविधान को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। थानेदार जो मुकदमा लिखता है, दफा लगाता है, तो गीता और भागवत देख करके नहीं दफा लगाता। कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उस पर मुकदमा लिखता है। जज साहब जो फैसला करते हैं, आजीवन कारागार या छोड़ देते हैं, वो हमारा महाभारत देख के नहीं फैसला करते। भारत का संविधान क्या कहता है उसके हिसाब से फैसला करते। ऐसा है ना कि गलत है? इसलिए वो भी धार्मिक ग्रंथ है, संविधान भी हमारा ग्रंथ है। वो संविधान है जो हमें अधिकार देता है यहाँ बैठ के बात करने का, खड़े होकर के बात करें। वो भारतीय संविधान है जो हम इकट्ठा होकर के अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपने हितों के पक्ष में लड़ सकते हैं, और जो हमारे हितों के खिलाफ उसका विरोध कर सकते हैं, वो भारतीय संविधान। इसलिए भारतीय संविधान को भी हमें याद रखने की जरूरत है। अगर मुझे कहीं कहने में कोई गलती हो तो उसको आप अपने भाव में, अपने साथ में उसको आप ठीक कर सकते हैं, और जहाँ आपके सुझाव की जरूरत होगी मैं उसको मानूंगा। इस लॉकडाउन में 15 महीने में जो मेरा अपना सर्वे है, जो हमारे संगठन के साथियों का सर्वे है, जब हम चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो अनपढ़ को भी मुख्यमंत्री बना कर आएंगे। बाबू जब पार्टी बनाने की बात आई तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी बनाई, तो मैं सबकी दशा देख रहा था, वे कभी तैयार नहीं था इसके लिए। लेकिन आप बहुत सारे साथियों ने मुझे झाड़ में चढ़ाया। विधायक जी नंबर 1 कहाँ चले गए? सब लोगों ने मुझे झाड़ में चढ़ाया कि नहीं ठीक रहेगा, पार्टी बना लिया जाए। जिस आंदोलन के लिए हम लोग निकले, बीएसपी दोस्त रास्ते से भटक गई, लेकिन उस लड़ाई को हम लोग लड़े। आप सब लोगों ने पार्टी बनवा दी और मैं पार्टी बनाई। और बड़ी मजेदार बात तो ये कि जो 7-8 लोग थे उनमें से आज की डेट में एक भी नहीं बचा। 7-8 लोग पार्टी बनाने में आगे थे, मुझे बर्बाद करने में वो आज में एक भी नहीं बचा। एक आदमी बचा था जब मैं राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, तो जब एक आदमी बचा तो मैं बोला कि भाई एक बचा, पता नहीं कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। वो आ गया, वो कहता देखो जंगल का राजा एक शेर होता, शेर थोड़ी वो नंबर नहीं होगा। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिसमें आपको और आपके आने वाली पीढ़ी का नुकसान हो। जब भी कोई कदम उठाता मैं बहुत सोच समझ के उठाता। मैं किसी से बात करता हूँ तो आपकी एक मनोदशा के बारे में मैं जान लेता हूँ कि अगर मुझे साइकिल में बैठना है कि हाथी में बैठना है कि फूल खिलाना है, मेरे लोगों की किधर इच्छा है, मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ। ये अलग बात है कि 100 से पूछता हूँ तो 60 किधर है, 20 किधर है, 20 किधर है, लेकिन मेरा ये फैसला होता है कि 60-70% लोगों की इच्छा है, मैं उधर। लेकिन आप मुझे खाली कहोगे कि नहीं हम चलते हैं, और छोड़ के चुनाव आ जाएगा तो कोई कहेगा जिला पंचायत का चुनाव है। ऐसा है कि अगर बीएसपी का समर्थन दे देंगे तो थोड़ा शेड्यूल कास्ट का वोट मिल जाएगा, बाकी तो हम आपके आगे है ही। लौटा जाएंगे कि ये वोट से हम अपने बेटे बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है, हमारे भाई का, हमारे पति का भविष्य निर्धारित होता है। उस दिन आप तो शराब के बोतल में चले जाओगे तो 10 लाख में भी नहीं जाएंगे। हमारी माँ, हमारी बेटी जागरूक हो जाएगी, वो दिन शिकायत को हम जीत जाएंगे। इसलिए हमारा जोर और आप सबका जोर अपनी माँ बहनों को, अपने बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने नौजवान बच्चों को जागरूक होना चाहिए। ये लड़ाई उन्हीं की है, उन्हीं के साथ ये होने वाला है। हम तो अपनी लड़ाई जीत गए, लड़ लिए,
आज यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन जो होने वाला है, नई शिक्षा नीति लागू हुई, नई एजुकेशन जो नीति आई है, जो हमारे प्राइमरी में टीचर हैं या जो और जूनियर हाई स्कूल में उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज वालों को देर में आएगा, क्योंकि वहां तक देर से पहुंचेगा। ये जो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, वो खाली कोरोना का नहीं, नई शिक्षा नीति लागू हुई। नई शिक्षा नीति ये है शुद्ध हिंदी में कि हमारे बच्चे बेरोजगार न रहे, बचपन से काम सीख जाएं। अगर उनका पढ़ाई में मन न लगे तो सरकार उनको 5 से 8 से ही काम सिखाएगी। जाति आधारित कौन सा काम सिखाएगी? जातिगत, जाति आधारित। कितने साल पहले पहुंच गए? जहां से फूले में शुरू किया, 250 साल पहले। और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग तो मानते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है। बिजली का बिल आया है इसी लॉकडाउन में, ट्यूबवेल कितने लोगों के लगा? ट्यूबवेल के सिंचाई वाला कितने लोगों के लगा? मीटर चेंज हुआ किसी का कि नहीं? हैं? मीटर चेंज हुआ है, धीरे धीरे पता करिएगा, बिना पता के, बिना बात के, बिना चर्चा। बिजली का बिल है, किसान को आएगा कमर्शियल बिल और फैक्ट्री वाले को आएगा सस्ता बिल, छूट वाला। अब जितना मीटर चलेगा उसी के हिसाब से बिल आएगा किसान। ये बिजली का बिल है। एक जानवर से 2 जानवर तो कमर्शियल बिजली का कनेक्शन। 1 लीटर दूध डिब्बे में बेचते जाएंगे, 1 लीटर से ज्यादा तो जीएसटी लेना पड़ेगा। ये कानून सब बन गए। और जो किसान भाई 7.5 महीने से बैठे हैं ना, उसके कारण जोरदार ढंग से लागू नहीं होगा। जिस दिन वो हट जाएंगे और लागू होगा तो दिन पता चल जाएगा। 400 बेचारे मर गए किसान, अपने अकेले के लिए नहीं मरे, हम सब के लिए मरे। वो जीतेंगे तो हम जीतेंगे, वो हारेंगे तो हम भी हारेंगे। वो अपने भर अकेले की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सब की लड़ाई कर रहे हैं। अगर खाली राजनीतिक बात होती, ड्रामा होता तो 400 मत मिल जाते। 7.5 महीने में 2 तरफ भाग जाते। और कौन सा व्यक्ति ऐसा है कि जो किसान से संबंधित नहीं? कौन सा व्यक्ति है जो किसान का पैदा किया? शिक्षा का बिल भी पिछले साल जून में आया, बिजली का बिल भी इसी जून में आया, पिछले जून। और इसी लॉकडाउन में सब बिक भी गया है। हाजिर सुनिए ना, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ, गाड़ी नहीं बेचूंगा, मैं टायर बेच दूंगा, ट्यूब बेच दूंगा, इंजन बेच दूंगा, सब बेच दूंगा, ऊपर का डिब्बा भरेगा। इसका आपके साथ हो रहा है, इसका कुछ असर होता है? कुछ असर नहीं। बहुत बुरा समय आ रहा है आपके बच्चों के लिए। थोड़ा सोचिए, चिंतित होइए। कोई और नहीं लड़ेगा आपके बच्चों की लड़ाई, आपको ही लड़ना होगा। कोई अपनी पीठ पे लाद के बहुत सारे नहीं मार कराएगा आपको अपना वजन खुद उठाना पड़ेगा, अपने बच्चों की लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। आज सुभाष सम्मेलन है। मौर्य को एक जाति ने के किनारे रहते थे, जहाँ लोग कहते हैं कि एक पक्षी जो था मोर बहुत पाया जाता था, तो वहाँ के बसिंदों को सबको मौर्य कहते थे। बातें जो मैं कहना चाहता था मेरे दिमाग में से वो निकल गई, मैं उनको कह नहीं पाया। और मैं अगर उन बातों में फिर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कह ना पाऊँ। तो मैं यही अपील आपसे करूँगा कि आने वाले समय में आज हमें जो बात कहने को भाई केंद्र कुशवाहा जी के माध्यम से मिला, भाई केंद्र जी को धन्यवाद, उनकी महासभा को भी धन्यवाद, और जितने हमारे मेहमान आए हैं सबका स्वागत और अभिनंदन। और आज जो आप समय निकाल करके यहाँ आए, सभी लोगों को दिल के गहराई से धन्यवाद। इस बात और विश्वास के साथ कि अगर मेरी बात में सच्चाई हो, जितने लोग बैठे हैं कम से कम
जो तस्वीर के गाँव में इस बात को पहुँचाने की कोशिश करें। और नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं डीएनए और मैं अजीत कुशवाहा आपके साथ। जैसा कि हमारे पीछे काफ़ी लोग आप देख रहे हैं कि खड़े हैं और यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं बड़ा सा बोर्ड लगा अंतर्राष्ट्रीय मौर्य शाक्त सैनिक कुशवाहा सम्मेलन, और उसको लेकर के यहाँ पर कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए थे और काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर रही, पूरी कुर्सियाँ भरी हुई देखने को मिली और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ लोगों ने जो इस कार्यक्रम को जो है समापन किया है। और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जैसा कि पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जो बहुजन समाज पार्टी के थे, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। आइए स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इन लोगों का ऐसा आभास हो रहा है, कैसी अनुभूति मिल रही है, क्या महसूस कर रही है। सर आपका नहीं सर, हम सामाजिक व्यक्ति हैं और मौर्य कुशवाहा चेतना मंच के नाम से हमारा एक संगठन है समाज का, बनारस में चला। हाँ, तो सिर्फ मौर्य समाज के लिए आप कार्य करते हैं फिर? नहीं, समाज तो हमारा हर समाज के लिए, समाज में हर समाज अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ अपने स्वजातीय संगठन बनाया रहता है। उसी तरह से हम लोग भी अपने समाज को कुछ जैसे होनहार बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह से तमाम जो हमारी कुरीतियाँ उनको दूर करने के लिए लगातार हम लोग काम करते रहते हैं। ठीक, तो आज उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि आज हमारा मौर्य समाज जो है विशेष रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, जागरूकता का अभाव है और उस जागरूकता को दूर करने के लिए, उनमें अवेयरनेस लाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से जागरूकता लाने के लिए। तो यह कार्यक्रम मुख्य समझा जाए कि यह सिर्फ जागरूकता के लिए ही इस कार्यक्रम को रखा गया? जागरूकता है, अपने लोगों को संगठित करना है। आखिर हमारे लोग 14% से ज़्यादा हमारी आबादी है पूरे भारतवर्ष में और सबसे ज़्यादा शोषण हमारे लोगों का होता है। तो इससे पहले भी कभी, जैसा कि आपने बताया कि आप बनारस के रहने वाले हैं, तो क्या इससे पहले भी कभी इस तरह का कार्यक्रम हुआ है? बनारस में तो संभवतः इस तरह का कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, मतलब तमाम दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसा नहीं हुआ था। हमारी जानकारी में पहला आयोजन है इस तरह का और अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों की बातें हम लोग सुनने को मिली, बहुत सारा चीज़ हम लोग सीखने को मिला। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने जो एक बात कहा है कि हमको राजनीतिक चाबी सत्ता प्राप्त करनी होगी, विशेष रूप से अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है। तो निश्चित तौर पर हमें लग रहा है कि हमको मानना होगा, हमारे नौजवानों को आगे आना होगा और बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ उनके कदम से कदम मिला करके चलना होगा, तभी हमारे समाज। तो क्या लगता है आपको आज के इस कार्यक्रम के बाद क्या मौर्यों में या फिर शाक्त सैनिक कुशवाहा का जो सम्मेलन था उन लोगों के बीच क्या मैसेज गया है? नहीं, निश्चित तौर पर यह जो आयोजन था जिस मकसद के लिए किया गया था, समाज बहुत जागरूक हुआ है। जो भी लोग मिले हम लोगों से उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छे आयोजन है, इस तरह के आयोजनों की जरूरत है। हमारा समाज एक जगह बैठ नहीं पाता। एक स्थान, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। जी चलिए, धन्यवाद बबलू जी। और भी आगे लोग इस बात करते हैं। क्या नाम है? संजय कुमार मौर्य। बताएं मौर्य जी, यहाँ पर आज आप कार्यक्रम में मौजूद थे। जी जी। कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। और मौर्य समाज जो है, कमेरा समाज है, वो काम में विश्वास रखता है, इसलिए वो कभी मंच पे या एक जगह समाज में एकत्रित नहीं हो पाता, अपनी बात को नहीं रख पाता है। और अपने समाज के कुछ चुनिंदे अगुआ जो हैं, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे समाज के बच्चों को उनके हक अधिकार की बात दिलाना चाहते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं, उनके बीच में वो नहीं जा पाते या उनको नहीं सुन पाते। तो इस तरह के कार्यक्रम जो है वो उनको सुनने के लिए मिल गया। ये हम सभी का सौभाग्य है। अपनी फैमिली के साथ आप आए थे, अकेले आए थे? जी, फैमिली के साथ आए थे। तो फुल फैमिली के साथ आप आए थे? जी जी। लगभग ऐसे कितने लोग थे जो फैमिली के साथ आए हुए थे? अरे बहुत लोग थे, लगभग 10-20 लोग तो हमारे परिचय में ही थे। तो यहाँ पर कितने की भीड़ रही होगी? लगभग मान के चलिए कि वही 250-300-400। 250-400। चलिए आगे के कड़ी बढ़ते हैं। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम कार्तिकेय सम्राट है। कार्तिकेय सम्राट जी। तो आपका नाम ही सम्राट है, तो फिर आप सम्राट वाला काम करते हैं। करते क्या वैसे पैसे से आप? सर, पैसे से हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं। आप शिक्षक भी हैं? बहुत सही। तो किस जिले में आप निवास करते हैं, निवास स्थान क्या है? सर, मेरा घर सोनभद्र के में आता है, ग्राम सभा है। तो आप यहाँ पर आज कार्यक्रम में आए, आपको कैसा लगा? यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय मौर्य शाक्त सैनिक कुशवाहा सम्मेलन था, तो उसको देखकर कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा लगा है। और जो संदेश यहाँ पे जो हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के जो मौर्य शाक्त सैनिक समाज के लोग रहते हैं, जो हम लोगों को एक जो हमारे देश के अंदर मौर्य शाक्त सैनिक के ऊपर आक्रमण, एक प्रकार से उनके ऊपर शोषण, जो दबी
कुचले मानसिकता के साथ लोगों को घसीटा जा रहा है, लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। इस तो मानसिकता से उभारने के लिए ऐसे कार्यक्रम से क्या आप उनकी मानसिकता को सुधार सकते हैं? सर एक एजुकेशन है, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक एजुकेशन के थ्रू आंदोलन चलाया तो लोगों के अंदर बहुत परिवर्तन हुआ। एजुकेशन एक दिन में क्या पूरी हो सकती है? नहीं सर, एजुकेशन बड़ा लंबा प्रक्रिया है, धीरे धीरे होगा और ऐसा नहीं है कि हम लोग तुरंत तत्काल सब कुछ हो जाएगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा। चलिए और आगे चलते हैं। क्या नाम आपका? अरुण कुमार मौर्य नाम है हमारा सर। मौर्य जी बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, काफ़ी जो है हर्ष उल्लास महसूस कर रहे हैं आप अंदर से? जी एकदम मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ऐसा कार्यक्रम हमारे समाज में होना बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है, जिससे लोगों का मन जो है परिवर्तित हो सके जी। क्योंकि हमारे समाज के लोग बहुत ही सताए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादातर सताए जा रहे हैं। तो ऐसा किसके द्वारा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? सर जैसे हमारे यहाँ पे हम आए थे तो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे आपने यहाँ पे बोर्ड देखा, अंतर्राष्ट्रीय मौर्य शासक सैनिक कुशवाहा महासभा था, इसके मुख्य अतिथि थे माननीय बाबूजी। तो बाबूजी कौन? बाबू कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा। अच्छा, उनको आप बाबूजी कहते हैं? अरे सर चलिए हमारे समाज के वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं। जी जी। तो सर एक तरह से कहा जाए तो उनका हमें एक ही, वो अपने समाज के साथ साथ सभी पिछड़े समाज का वो भला चाहते हैं। जैसा कि उनका एक नारा है, आप सुने भी होंगे, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आज के समाज में आप देखेंगे, आज के समय में आप देखेंगे तो कहीं भी जैसे आरक्षण वाले लोग कहते थे 27% मिल रहा है ओबीसी को, लेकिन कहाँ मिलता है? 27% अगर मिलता तो 75 जिले में 27 तो होना चाहिए ओबीसी का ना डीएम, होता नहीं है। तो इसलिए इनका ये संदेश बहुत ही अच्छा है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यही चीज़ उनको हमको बहुत। तो क्या लगता है ये आने वाला 2022 का जो चुनाव है, क्या उसमें आपकी संख्या भारी होगी? एकदम मजबूती से सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए वो तो आने वाला समय ही बताएगा, वो तो आपका आने वाला समय ही बताएगा कि आपकी संख्या भारी होगी या फिर आप कितने विधानसभा में लीड कर पाएंगे, क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनेगी, और भी काफ़ी बढ़ जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम शिवम मौर्य है और मैं यहीं पास का हूँ। तो मैं आया तो यहाँ पे देखा कि आकाश सिंह कुशवाहा जी, माननीय जी, हम लोगों के जो लीडर हैं वो हम लोग को अग्रेसित कर रहे थे कि जो हमारा समाज है अभी बहुत पीछे चल रहा है, तो हम लोग को चाहिए कि कुछ आगे करे और शिक्षित हो। तो कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम में आकर? इस कार्यक्रम में हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा कार्यक्रम हमें लगता है कि हमेशा ही होना चाहिए ताकि हम लोग को कुछ सीखने को मिले। हम तो यही कहेंगे कि बाबू सिंह कुशवाहा जी ऐसे ही युवाओं को जागृत करते रहे और आने वाला 2022 में ऐसा क्रांति लाएं जिससे कि मौर्य समाज को। तो वो तो एक वृद्ध हैं और आप करें वो युवाओं को जागृत करें, एक वृद्ध से आप देखिए युवा का तालमेल कैसे जोड़ रहे हैं? बूढ़ा पेड़ छांव देता है और अपने अंदर समझता है लोगों को और आगे ऊर्जावान बनाता है। ये कलयुग चल रहा है, जैसा कि पिता की बात जो है बच्चे नहीं मान रहे हैं और आप बाबू सिंह कुशवाहा को एक बुजुर्ग मानते हैं और उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। हर बच्चा अपने पिता के साया में ही रहता है, जब तक पिता रहता है तब तक पिता की ही उम्मीद में जीता है, उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पर चलता है। और युवा वर्ग हमारे बड़े लोगों की जागरूकता से नहीं आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या लगता है 2022 आने वाला जो चुनाव है वो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा या नहीं? बिल्कुल बेशक, अगर हम सब देखते रहेंगे और एक पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाने में हम सब भी मिलकर एक एकता दिखाएंगे तो जरूर 2022 में हम सब एक अच्छी सरकार और एक साफ सुथरी सरकार देने की पुष्टि करेंगे। इलाहाबाद जिला वासी छी हूँ। कितने सालों से आप जन अधिकार पार्टी में कितने समय से आप कार्य कर रहे हैं? अभी 6 महीने से। 6 महीने से। क्या लगता है आपको जन अधिकार पार्टी? जन अधिकार पार्टी को लगता नहीं है, जन अधिकार पार्टी आने वाले टाइम में यही जन अधिकार पार्टी दिखेगी, कोई पार्टी दिखेगी नहीं आने वाले समय में। इतनी दमदारी से आप यह बात कैसे कर सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, फील्ड के जन अधिकार देख रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी ओबीसी जातियाँ हैं, सिर्फ अभी यादव का संगठन अलग है, छोड़ के बाकी जातियाँ हमारे साथ देख रही हैं। तो यादव का अगर संगठन आपके साथ नहीं जुड़ेगा तो फिर कैसे आप सरकार चला पाएंगे? सरकार अभी हम लोग जो यादव देखिए उनकी एक अलग पार्टी है, हाँ जो हमारी अलग पार्टी है उनकी एक अलग पार्टी है। तो आपको क्या लगता है कि जन अधिकार पार्टी सिर्फ मौर्य की पार्टी है? नहीं, इसमें हमारे जितने भी पिछड़े वर्ग हैं सबके साथ हम। तो पिछड़े वर्ग में क्या आप यादव को नहीं गिनते हैं? नहीं, यादव को गिन रहे हैं। तो फिर आप यादव को दूर नहीं, अभी मैंने कहा उनका संगठन मजबूत है, मैं ये नहीं कहा कि उनके संगठन मजबूत है। वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे बहुत उपाध्यक्ष यादव बने हैं, बहुत सारे पटेल यादव बने हैं, बहुत सारी जाति, लेकिन अभी उनका जो संगठन जितना मजबूत है उनके संगठन की बात है।
मतलब उनके संगठन की आप तारीफ कर रहे हैं कि उनके संगठन में जो मजबूती है वो अभी हमारे में आ जाएगी तो हमारी भी सरकार हो पाएगी। चलिए ठीक है। अजीत कुशवाहा आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जो काफ़ी दूर दराज से चल कर के आए हुए और अंतर्राष्ट्रीय मौर्य साक्ष्य कुशवाहा सम्मेलन में इन्होंने अपना समय दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर में यहाँ इतनी दूर आने का इनका उद्देश्य क्या था। तो सर पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं चंद्रसेन, जन अधिकार पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, और मैं जन अधिकार मंच से जब 2012 में जन अधिकार मंच बना था तब जिला इलाहाबाद का जिला महासचिव था। 2015 में जब जन अधिकार पार्टी बनी तब से मैं विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि आप पार्टी के जन्म से लेकर के अब तक मैं फाउंडर मेंबर। लेकिन जैसा कि अभी कुछ देर पहले अभी हमने भी सुना था माननीय कुशवाहा जी को, तो उन्होंने बताया था कि हमारे जितने भी साथी थे उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। वो उन्होंने बताया कि जो राष्ट्रीय लेवल के लोग थे वो लोग, हम लोग जिले लेवल के थे, आज भी हम लोग बाबूजी के साथ हैं। हाँ नहीं, उन्होंने बैंक ही बोला, मतलब कि कुछ मस्ती वाले ही मूड में बोला कि हमारे साथ जितने लोगों ने कहा कि बाबू सिंह संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, और वो लोगों ने इतना बोल करके, गद्दार सेनापति थे वो लोगों ने इतना बोल करके और फिर मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने मन से ऐसा बोला। आप उनकी बात को नहीं समझ पाए कि जो 10-12 लोग थे राष्ट्रीय लेवल के 8 लोग हाँ। जो लोग थे हाँ। उन लोगों के विषय में कहा। ये प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी के विषय में उन्होंने नहीं कहा। अच्छा जी, मतलब शुरू से आप प्रदेश कमेटी को जो है संभालते हुए अभी तक यहाँ तक पहुँचे। जी। तो क्या लगता है 2022 का चुनाव? 2022 में हम निश्चित तौर से जो है भागीदारी मोर्चा हमारे यह सम्मेलन कहीं ना कहीं 2022 को ही प्रभावित कर रहा है। जी 2022 को ध्यान में रख करके, जैसे अभी पिछले 2 दिन पहले जो है मोदी जी यहाँ से चुनावी की एक शुरुआत करके गए हैं। जी। उसी तरह से हम भी जन अधिकार पार्टी भी एक जो है अंतर्राष्ट्रीय मौर्य साक्ष्य सैनी समाज के संगठन के माध्यम से अपने समाज में चुनावी बिगुल बजाने की हमने तो जैसा कि अभी आपने मोदी जी का नाम लिया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या उनके विपक्ष में यह सम्मेलन कराया गया? जी ऐसा नहीं विपक्ष की नहीं, ये तो हमारे जो है कुशवाहा साक्ष्य सैनी समाज का ये संगठन है। ये लगभग किसी के विपक्ष का कितने दिन पहले कार्यक्रम का आयोजन की जो है रूपरेखा नहीं, इसकी रूपरेखा तो आज विगत 2 महीने से चल रही थी, लेकिन उधर बीच कोरोना था। कोरोना में ये जो है हो नहीं सकता था, तो इसलिए जब ये अभी कोरोना से थोड़ा से प्रदेश या देश में छूट मिली तो ये जो है संगठन, तो जब आपको मौका मिल गया तो आपने इसको जो है जी जमीन पर स्थापित जी इसको जमीन पर स्थापित, और इतना बड़ा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराने के लिए 1-2 महीने का टाइम चाहिए, तो इसलिए ये फिक्स था हमारा पहले से। मोदी के आने जाने से हमारा इससे कोई हमारा पहले से फिक्स था। तो आप जैसा कि अभी आपने बताया कि आप बहुत पुराने सिपाही हैं और निरंतर चलते चले आ रहे हैं। जी। तो क्या लगता है कि आने वाला 2022 आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर आपकी भी कहीं किसी के साथ? जी, हमारा जो है भागीदारी मोर्चा बना हुआ है, हम उस भागीदारी मोर्चा के तहत चुनाव लड़ेंगे। तो कोई बड़ा बैनर भी आपके साथ जुड़ेगा या फिर आप उनके साथ सम्मिलित होंगे, क्या कहना चाहते हैं? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रश्न है, ये तो वो लोग अपना हल करेंगे, हम उसमें नहीं कोई टिप्पणी करेंगे। और मैं अजीत कुशवाहा, हमारे साथ एक खास मित्र जुड़े हुए हैं और उनका परिचय हम उनसे जानेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत भावुक हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे हमसे मिलने के लिए और हम इनसे मिलने के लिए। तो आज हम दोनों की मुलाकात हो गई है और आज हम लोग एक फ्रेम पर बैठे हुए हैं और चलिए कुछ वार्ता हो जाए जो है और आपके बीच। तो क्या नाम सर आपका? मेरा नाम शिव कुमार मौर्य है। शिव कुमार मौर्य जी, आप कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप तो वकील हैं फिर? जी हाँ, वकील तो वकील साहब, आप जो है इस मौर्य साक्ष्य कुशवाहा सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं जी। तो आपको क्या लगता है इस सम्मेलन का क्या कुछ लाभ मिल पाएगा किसी पार्टी को या फिर आपके समाज को या फिर किसी को? नहीं, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अगर समाज को लाभ नहीं मिलता तो इस तरह के सम्मेलन क्यों हुआ करते? कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। दूर दराज से आज 11 राज्यों से आए हुए लोग थे, नेपाल तक से लोग आए थे, तो दूसरे संबंध बने, जानकारी बढ़ी, तो ये तमाम तरह की चीजें मिलती हैं हम लोगों को एक दूसरे से मिलने बांटने को मिलती हैं। नहीं ठीक है, अपने विचार बांटे जाते हैं। जी। यह जो सम्मेलन कराया गया है माननीय वकील साहब, तो यह सम्मेलन किस उद्देश्य से कराया गया था? जी, दोनों उद्देश्य हैं हमारे। एक तो कम से कम एक दूसरे से हम मिलेंगे और हमारी जानकारी बढ़ेगी, और दूसरा राजनीति के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि हमारा समाज राजनीति में काफी पीछे होता जा रहा है किन्हीं कारणों से। तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। तो निश्चित रूप से यह है कि राजनीति के प्रति उनको जागरूक करना, कि युवा वर्ग और जो भी पुराने लोग हैं
कोई और को आगे करें और खुद भी इसमें प्रेरित हों और सहभागिता करें, नहीं तो निश्चित रूप से इस समाज का कोई फिर छोड़ नहीं रहेगा। तो मौर्य समाज हमें जहाँ तक कि अब आप देख रहे हैं, आप स्वयं एक वकील हैं, तो मौर्य समाज हर जगह से कहीं ना कहीं दबाया गया है या फिर हर जगह से कहीं ना कहीं उसको जो सम्मान मिलना चाहिए। अभी जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी योगी जी की, बीजेपी की सरकार बनी और उसमें योगी जी को जो है कुर्सी दे दिया गया और एक सिर्फ और सिर्फ पुतला के नाम पर जो है डिप्टी सीएम जो है बना दिया गया केशव प्रसाद मौर्य को। इस पर आपका क्या कहना है? छला गया, छल किया गया तो समाज के साथ। इस छल का बदला क्या आप 2022 में लेंगे? नहीं, बदला लेने की जरूरत नहीं, बदलाव करने की जरूरत है। बदला तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा सैनिक कुशवाहा सम्मेलन में कहीं है ही नहीं, बदलाव है, बदला नहीं है। तो वही बदलाव तो आएगा, बदलाव आएगा। हाँ, पूर्ण विश्वास है आपको? भाई विश्वास है तभी तो भीड़ इकट्ठा है। भीड़ इकट्ठा है। तो 2022 में क्या लगता है कितनी सीटें होंगी आपकी? ये देखिए, कुछ राजनीति के आंकड़ों कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव आएगा। लेकिन फिर भी जितनी दमदारी से आपने अपनी बात को रखा है और आपने कहा कि नहीं बदलाव होगा, हाँ। तो फिर भी एक मुहिम तो आपके दिमाग में होगा, एक आपने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा होगा कि नहीं मेरी सीट यहाँ ऐसे निकल रही है, कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा आपका। नहीं, ये देखिए, तो बड़े स्तर के मामले हैं, बड़े स्तर वाले लोग तय करें या उनके पदाधिकारियों के मामले हैं कि कहाँ क्या स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन रही बात बदलाव की, तो बदलाव आना तो तय है, क्योंकि मौजूदा सरकार जो है ये कहा नहीं जा सकता कि ये सरकार है। और जिस तरह से लोकतंत्र की आए दिन हत्या हो रही है, तमाम परिस्थितियों में लोकतंत्र को एकदम जीरो किया जा रहा है, उसका कोई मायने नहीं रह गया। जो भी चाहती सरकार कर रही है, कहीं भी किसी पर भी मुकदमा लाद देना, किसी तरह की मीटिंग्स ना होने देना, किसी तरह कुछ नहीं होने देना। आम पब्लिक के लिए कोरोना है, उनके लिए कोई कोरोना नहीं है। चलिए माना आज कोरोना है और आज बीजेपी की सरकार है, तो क्या आप किसी भी सरकार को तजब्बुत देते हैं, मतलब सही मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या लगता है? ये सरकारें अपनी अपनी जगह ठीक हैं, सारी सरकारें ठीक हैं, बीजेपी को बुरा नहीं कहते, लेकिन के काम बहुत सराहनीय नहीं है। कार्य सराहनीय नहीं है? पार्टी सही है लेकिन उनके कार्य सराहनीय नहीं है। जिस तरह से ये पिछड़े वर्ग और SC और ST को दबाया जा रहा है, उनके हकों को छीना जा रहा है, ये गलत है, ये लोकतंत्र के साथ ठीक नहीं। तो क्या लगता है अब तक इतनी बार चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में 4 बार जो है मायावती सपा की सरकार रही, मायावती की भी सरकार रही, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी है अब है, तो क्या लगता है इन सब में अब तक किसने अच्छा काम किया? नहीं, अच्छा की बात तो कुछ खास नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि इतनी हत्या लोकतंत्र की किसी सरकार में नहीं हुई। मतलब यह एक ऐसी सरकार आपके द्वारा बताया जा रहा है कि यह एक ऐसी सरकार है जो पहली बार इतनी हत्या लोकतंत्र की कर रही हो पाई है। यूं कह लीजिए सीधी भाषा में तो लोकतंत्र के साथ बिल्कुल अत्याचार अनाचार है। तो इसके लिए क्या कोई मापदंड आप लोगों ने अपनाया कि नहीं हमारी सरकार आएगी तो हम किस तरह से इस पर काबू पाएंगे? अब सरकार आने दीजिए, वो आपको दिखाई पड़ेगा। सरकार आना है आपको सर? किस मतलब कि आप जैसा कि भी आप वर्तमान सरकार देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि ऐसी कौन सी सरकार थी जो अच्छी थी? अब ये नहीं कहा जा सकता कौन सी सरकार अच्छी थी कौन बुरी। ही आपने अपना अच्छा समय कीमती दिया हमें और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने जो है सरलता के साथ अपने जो है बातों को रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए वकील साहब आपको, और बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम मिलेंगे आपको इस तरह से। नमस्कार, मैं अजीत कुशवाहा, DN। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी खबरें आसानी से मिल सके।